इस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे। मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। आजकल मैं काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगा हूँ। हर चीज़ अच्छी महसूस हो रही है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि मैंने दूसरी शादी कर ली है। ये शादी मुझे रास आ गई है। मेरा दिल मुतमिन है तो मेरा दिमाग भी सुकून में है। अब मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता। मैं सानिया को देख देख कर जीता हूँ और इसकी खूबसूरती के बारे न्यारे जाता हूँ। अभी मैं उठकर ऑफिस के लिए तैयार हो ही रहा था कि फ़ोन की घंटी बजी। ये बिल्कुल गैर मुतवक्का थी, इसलिए फ़ौरन इससे कॉल उठाई गई। और दूसरी तरफ से जो कहा गया इसे सुनकर मुझे लगा कि मैं अब अगला सांस नहीं ले पाऊंगा। ऑफिस के कोलीग का फ़ोन था। वो कहने लगा कि अंश आज तुम दफ्तर मत आना। ऑफिस में आग लग गई है, पूरा ऑफिस जलकर राख हो गया है। ये सुनते ही मैं ज़मीन पर बैठते चला गया। अभी तो मैं बहुत खुश था, लेकिन अब यह अचानक खबर मुझे कुछ समझ ना आए मैं क्या करूं। मेरे कोलीग ने मुझे वहां आने से मना किया, लेकिन मैंने सानिया से सब कुछ कहकर घर से बाहर कदम रख दिया और बस में सवार होकर अपने ऑफिस की जानब रवाना हो गया। थोड़ी ही देर में फिजा में धुआं और जलने की बू महसूस हो रही थी। मेरी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है। इंतहाई अफसोस के साथ मैं घर आया। सानिया मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखते ही पूछने लगी कि सब ठीक है ना। मैं इसे क्या बताता कि किस्मत का सितारा बस थोड़ी ही देर चमका और अब डूब गया है। लेकिन मैंने इसे कुछ न बताया, इसे हौसला दिया और कहा कि नहीं, मामूली सी आग लगी थी, कल जाऊंगा, आज तो थोड़ा बहुत काम होगा, फिर कल से दोबारा ऑफिस चला जाऊंगा। लेकिन अंदर अंदर मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि आग ने पूरी इमारत को अपनी लपेट में लेकर तबाह कर दिया। बहुत नुकसान हो गया हो। इंश्योरेंस के बाद भी लगता है हाथ से नौकरी चली जाएगी। पूरी रात इसी टेंशन में मैं सोया नहीं था और सुबह होते ही तैयार होकर ऑफिस जाने लगा। घर में किसी को कुछ ना बताया, ना नाश्ता किया, ना नाश्ता करने को दिल किया। दिल परेशान हो तो किसी खाने का होश होता है। मेरी हालत भी इस वक्त ऐसी ही थी। जैसे ही ऑफिस के पास कदम रखा तो देखा सारे वर्कर परेशान खड़े थे और इनके चेहरे पे 12 बज रहे थे। मैंने आगे बढ़कर अपने मैनेजर से कुछ पूछना चाहा। वो खुद भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा था। इसने मेरे सर पर बम फोड़ दिया। इसने कहा कि कंपनी बर्बाद हो गई है और अब सब दोबारा काम पर आ गए हैं। आप सबका दिमाग ठीक है, कंपनी ने अपने तमाम महतहतों को निकाल दिया है, सिर्फ मैनेजर की जानब बाकी रखी है ताकि कहीं और अगर इमारत शिफ्ट कर दी जाए तो भी मैनेजर वहां मौजूद रहे। सबको जॉब से फारग कर दिया गया है। मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। ये कैसी आफताब आन पड़ी थी। अभी तो ज़िंदगी जीना शुरू हुआ था और अभी एक तूफान सा गुजर गया। न जाने अब आगे क्या होता। सानिया को तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही खुशखबरी दी थी कि बहुत अच्छी जॉब है, अब हमारे दिन फिर जाएंगे। लेकिन अब ये क्या खबर मेरी मुंतज़िर थी। मैं इंतहाई मरे मरे कदमों से घर पहुंचा और घर जाकर जो मंजर मैंने देखा वो मेरे लिए इंतहाई हैरान कुन था। मैं कभी ज़िंदगी में सोच नहीं सकता था कि ये मंजर मुझे देखने को मिलेगा। मेरी दूसरी बीवी सानिया बहुत रो रही थी और मेरे पूछने पर इसने जो बताया इसे सुनकर मेरा सर चकराने लगा। मैंने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और सोचने लगा कि आखिर ऐसी कौन सी गलती हो गई जो ऐसी सजाएं मिल रही हैं। मैं कभी पे धर पे कोई वक्फा भी नहीं रहा। तब मेरे दिमाग में झमाका हुआ मुझे एक शख्सियत का ख्याल आया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं पहले ही बहुत दुखी था, लेकिन घर आकर जो मंजर मुझे देखने को मिला वो कभी सोच नहीं सकता था। मेरी माँ और मेरी बीवी एक दूसरे से बदतहाशा लड़ रही थी। मैं ज़हनी तौर पर थका हुआ इनको इस हालत में देखा तो और परेशान हुआ। आगे बढ़कर दोनों को सर्जिश की, लेकिन इन पर कोई असर न हुआ। वो लड़ाई में एक दूसरे से इस तरह आगे बढ़ती चली जा रही थी जैसे कोई मुकाबला हो। यहाँ तक कि मैंने चीख कर इन दोनों को चुप रहने का कहा और इन्हें खबर सुना दी कि अब दोनों की लड़ाई का ये असर है कि मेरी नौकरी चली गई है। अम्मा तुझे सुनकर सदमे में आ गई कि घर किस सहारे पे चलेगा, लेकिन मेरी बीवी तो चौंक गई और इसने कहा कि जी आप क्या कह रहे हैं, अब हम कैसे दिन गुजारेंगे, कैसे मेरे खर्चे पूरे करेंगे। मैंने आपसे शादी इसलिए तो नहीं की थी। ये कहकर वो बुरी तरह रोने लगी और मैं इसके रवैये पर हैरान रह गया कि कल तक तो वो मेरे सदके वारी जाती थी और आज जब मेरी नौकरी चली गई तो इसका रवैया बिल्कुल ही बदलने लगा। शरीक हयात ऐसी होती है या वैसी जो शख्सियत मेरे जहन में आ रही थी। मैंने इंतहाई दिल बर्दाश्त सा अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद अम्मा आई। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और कहा कि समरीन होती तो तुम्हारा भरपूर साथ देती, लेकिन ये सानिया है, याद रखो ये तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। आज इसने जिस तरह मेरे सामने ज़बान चलाई है, कल तुम्हारे सामने चलाएगी। तुम्हारी कोई अहमियत बाकी नहीं रहेगी। हसन की वजह से तुम इसे ब्याह कर तो ले आए हो,
लेकिन ये शादी ज़्यादा देर नहीं चलने वाली। और मैं इनकी बात सुनकर दहल सा गया। लेकिन मैंने इनसे सिर्फ इतना कहा कि आप अपना रवैया ठीक कर लें। समरीन के साथ वैसे आपका रवैया कौन सा अच्छा था। मेरी माँ ने मेरी तरफ गुस्सीली नज़रों से देखा और उठकर चली गई। यह नहीं चिता था कि दुख के इस लम्हे में कोई भी मेरे साथ मौजूद नहीं था। क्या सब कुछ अच्छे वक्तों के लिए मौजूद थे। ये सोच आते ही मेरे दिल में उबाल उठने लगा। लेकिन मैंने इसे काबू कर लिया और जय नमाज बचाकर नमाज अदा करने लगा। जैसे ही आंखें बंद करके अल्लाह से दुआ करने लगा तो जहन में समरीन का चेहरा न जाने कहाँ से आ गया। वो काफ़ी दुखी नजर आने लगी। तब मुझे ख्याल आया कि पूरे 1 महीने से ना इसके पास गया हूँ ना ही हाल चाल पूछा है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे इसके पास जाना चाहिए। आखिरकार वो मेरी पहली बीवी थी और मैंने इसे अभी तक तलाक नहीं दी थी। इसी दौरान सानिया अंदर आई और मैंने कहा, इससे ये ख्याल जाहिर किया। वो फौरन हत्थे से उखड़ गई और कहने लगी, क्या हो गया है आपको? आप इस वक्त मुश्किल हालत में हैं तो इसे अपने पास आना चाहिए। आखिर के आप इसकी शोर है। लेकिन वो अपने मिजाज लेकर अपने घर में बैठी हुई है। कोई ज़रूरत नहीं आपको वहाँ जाने की। सानिया की बात सुनकर न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो बिल्कुल ठीक कह रही है और हकीकत यही है, जबकि हकीकत इसके बरक्स थी। लेकिन इस वक्त मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। सानिया ने मुझे कहा कि आप फिक्र न करें, मैं अपने भाइयों से कहकर आपकी नई नौकरी लगवा दूंगी। मुझे थोड़ा सुकून हुआ कि सानिया मेरा साथ तो दे रही है। लेकिन ये महज मेरा ख्याल था। पूरे 2 हफ्ते हो चुके थे और कोई एक नौकरी भी मुझे दोबारा से नहीं मिल सकी थी। नौकरी मिलना नानी दादी का खेल नहीं, ये बहुत जान जोखिम का खेल था। और मेरी तो किस्मत पे जैसे लकीर ही लग गई थी। एकदम से चमकी और फिर स्याही में बदल गई। अब सानिया भी मुझसे अखड़ी अखड़ी रहने लगी और कहने लगी कि घर में राशन के पैसे तक नहीं है। अब आप हम दोनों को भूखा मारेंगे। इसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदगी के मारे ज़मीन में गड़ गया और कहने लगा, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। मेरे हाथ में सिर्फ कोशिश है, नतीजा अल्लाह के हाथ में। तब इसने नाक चढ़ाकर कहा कि न जाने मेरी मात मारी गई थी जो मैंने आपसे शादी कर ली। अच्छी खासी ज़िंदगी अपने घर में गुजार रही थी और आपकी बातों में आ गई। शायद मैं आपकी तारीफ़ों की भूखी हो गई थी। आपके मुंह से अपने हुस्न की तारीफ़ सुनना मुझे अच्छा लगने लगा। इसी वजह से आपकी दूसरी शादी करने पर भी राज़ी होगी। वरना आपकी शख्सियत तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं कि आपसे कोई दूसरी शादी भी करे। इस कदर तल्ख बातों पर मेरा दिल जलने लगा और मैं अपनी जगह पत्थर सा हो गया। वो कैसी शख्सियत की मालिक थी। कभी तोला, कभी माशा, कभी मेरी शुक्रगुजार होती तो कभी मुझे बातें सुनाती ना थकती। क्या अब मेरी ज़िंदगी में यही रह गया था? मैं हद दर्जा दिल बराश्ता हो गया था। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जैसे समरीन से माफ़ी मांग सकूं। न जाने क्यों मेरा दिमाग सुन्न होने लगा। घर में रोज़ रोज़ की चिख चिख से मैं परेशान होने लगा। लेकिन फिर ऐसा हुआ, मैंने अपनी ज़िंदगी में बिना सोचा था। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात थी। आज मैं जब सोचता हूँ तो दिल दिमाग हाल जाता है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ ये भी होगा, जिसका हमें कभी अंदाज़ा भी नहीं होता। मैं हक नवाज अपने बिस्तर पर लेटा हूँ और अपनी माजी को सोच रहा हूँ। मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। मेरी 2 बहनें थी जो शादीशुदा थी। मैंने सिर्फ मैट्रिक तक तालीम हासिल की और फिर अब्बा की परचून उनकी दुकान पर बैठने लगा। अम्मा मेरे बहुत लाड उठाती, जहाँ तक कि इन्हें मेरी शादी की फिक्र सताने लगी। हालांकि अभी मेरी उम्र सिर्फ 18 साल थी, लेकिन उन्होंने जल्दी शादी मचाई हुई थी और ख़ुद भी रिश्ते भी ढूंढ लिया। मुझे कहा कि तुझे खूबसूरती पसंद है ना, और तेरी बीवी वाकई में बहुत खूबसूरत है। इसकी मुंह से तारीफ़ें सुनकर मुझे भी शौक हुआ कि अब शादी कर लेनी चाहिए, कि ज़िंदगी में कोई साथी हो जिसके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजर जाए। शादी में भी महज 10 दिन बाकी थे और एक ऐसी खबर मुझे मिली, मुझे समझ ना आए कि मैं क्या रद्द अमल करूँ। मेरी मंगेतर, जिसका नाम समरीन था, जो बहुत खूबसूरत थी, घर में आग लगने की वजह से जल गई और इसके आधे चेहरे पर जलने के बाद से निशान पड़ गए थे। मुझे पता चला तो सब ने मुझे कहा कि तुम मंगनी तोड़ दो। हालांकि दोनों जानब तैयारियां मुकम्मल थी, लेकिन फिर अब्बू ने सख्त दबाव डाला कि किसी की बेटी को जो रुस्वा नहीं करती। और मैं इनकी बातों में आकर समाज के आगे खड़ा हो गया कि मैं इसे ज़रूर अपनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जो उम्र ऐसी ही होती है कि कोई भी ऐसा काम किया जाए जिससे हमारी वाह वाह हो तो हमें अच्छा लगता है। और मैं समझ गया था कि इससे शादी करने में ही मेरी शोहरत छुपी हुई है और मेरी खूब वाह वाह हो गई। लेकिन फिर मुझे क्या पता था कि ज़िंदगी एकदम से बदल जाएगी। मेरी इसके साथ शादी हो गई और जब शादी की पहली रात मैंने समरीन का चेहरा देखा तो मुझे खुद से भी किरायत महसूस हुई। इसने अपना आधा चेहरा घूंघट में छुपा रखा था, लेकिन जब मैंने इसका घूंघट उठाया तो मैंने देखा कि आज की रात मेरी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा स्यातरीन रात है। मैंने कैसे इस लड़की से शादी करने की हामी भर ली। वो मुझसे मोहब्बत करती थी और थी भी बहुत खूबसूरत, लेकिन इसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था।
वो तमाम घर वालों की खिदमत करती, हर एक को वक्त पर खाना मिल जाता, घर की सफाई हो जाती। इसके अलावा भी वो इनकी सब की ज़रूरियात बिना कहे पूरी कर देती। यहाँ तक कि वो मेरी भी बहुत ज़्यादा खिदमत गुजार थी। जब भी काम से वापस आता तो मेरे पाँव दबाना शुरू कर देती और कहती कि आप थक गए होंगे। साथ ही दूध गर्म करके लाती, खाना गर्म कर देती। मेरे खुशगवार माहौल में गप्पे लगाकर खाना खाती, लेकिन न जाने क्यों मेरे दिल में एक घिरा सी पड़ गई। मेरी वाह वाह तो हो गई, लेकिन मेरी ज़िंदगी से सुकून रुखसत हो गया। शुरू के दिन में तो वो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। हालांकि इसके चेहरे पे दाग भी था, लेकिन लोगों की बातों ने मेरा जीना हराम किया हुआ था। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर वो मेरे दिल से उतर गई और मैं इसे बिल्कुल भी लिफ्ट ना कराता, ना सही से जवाब देता, न ढंग से बात करता। जब मैं शाम से काम घर में आता तो हर तरह से मेरी खिदमत करती, रातों को देर देर तक मेरे पाँव दबा कर कहती कि आप थक गए होंगे, मैं आपको आराम पहुंचाती हूँ। लेकिन मुझे इसकी शक्ल से नफरत हो गई थी। इसकी आधी जली शक्ल देख देख कर मैं बेजार होने लगा। अम्मी भी अब इसे देखकर ताने देना शुरू हो जाती। सिर्फ फायद बाबा ही वो शख्स थे जो इससे मोहब्बत से पेश आते, लेकिन इसे एक शख्स की मोहब्बत की बदौलत वह तमाम लोगों को पलट कर जवाब ना देती। वो हमेशा घर का सुकून बरकरार रखने की कोशिश करती। हालांकि मैं जब भी घर में मौजूद होता या काम से घर पर आता तो अम्मी हर वक्त इस पर तंज के नश्तर चलाती। लेकिन वो न जाने किस मट्टी से बनी थी, सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर जाती। मेरी इससे कोई औलाद भी नहीं हो रही थी। लाख कोशिश के बावजूद भी मेरा दिल नहीं होता था कि मैं इसके पास भी जाऊं। अंदर ही दूर कहीं मेरे जो खौफ था कि कहीं मेरी औलाद भी अगर ऐसी पैदा हुई तो मैं कहाँ जाऊंगा। अभी तक तो सब कुछ मेरे हक में जा रहा था और औलाद होने की कोई चांस दिखाई नहीं देता था। एक दिन समरीन से एक मामूली सी गलती हो गई और इस मामूली गलती की सज़ा मैंने इसने इतनी बड़ी दी कि वो टूट के बिखर गई। मैं दिले दिल में इससे नफरत करता था और बार बार इसके हाथ जले चेहरे के ताने दिया करता, लेकिन कभी भी इससे इस तरह की बात ना की। वो मेरे कपड़े इस्त्री कर रही थी और मेरी सबसे पसंदीदा शर्ट पर जैसे ही इस्त्री की नोक रखी तो वो जल गई। अब वो थर थर कांपने लगी कि इससे पहले कि इसे ऐसी गलती कभी नहीं हुई। मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। मैं फौरन से आगे बढ़ा, इस्त्री उठाकर इसके हाथ पे रख दी। सख्त गर्म इस्त्री ने इसकी चुमड़ी उधेड़ दी, लेकिन इस अल्लाह की बंदी ने एक लफ्ज़ मुंह से न निकाला और सारा दुख और दर्द बर्दाश्त करके फौरन से वॉशरूम का रुख किया। और पानी डालेगी तो आराम आ जाएगा। रात को जब अब्बू वापस आए, इसने जब अब्बू को चाय पेश की तो इन्हें इसका हाथ देखकर तशवीश हुई। उन्होंने मुझसे इस्तग़फ़ार किया तो मैंने इससे साफ इनकार कर दिया, मुझे भी नहीं मालूम था। हालांकि अब्बू समझ चुके थे कि वो जल गई है, और जब इन्हें हकीकत का पता चला तो वो शदीद गुस्से में आ गई, यहाँ तक कि मुझ पे हाथ भी उठा दिया। बस यहीं से वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे दिल से उतर गई और मैंने अब अपनी ज़िंदगी से निकालने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन जहाँ भी मैंने इसके चेहरे का बहाना इस्तेमाल ना किया, बल्कि ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि 2 साल हो गए शादी को और अभी तक हमारी औलाद नहीं हुई, चनाचा मैं दूसरी शादी करूँगा। अब्बू ने ये सुना तो मुझे साफ साफ कह दिया कि मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता, तुम बहाने बना रहे हो, शादी को भी सिर्फ 2 साल हुए हैं। लेकिन मैं चुप रहने वाला नहीं था। यहाँ तक कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया और इसके बाद सबसे बड़ी हमायत इस घर से रुखसत हो गई। अब मुझे खुली छुट्टी मिल गई थी, मैं इसके साथ जो चाहे रवैया रखूँ, जो चाहे सलूक करूँ। इनकी 40वें के बाद मैंने ऐलान कर दिया कि मैं दूसरी शादी करूँगा। अम्मा भी मेरी भरपूर तौर पर हमायत में खड़ी रही और उन्होंने भी समरीन से साफ कह दिया कि अब भी हमें माफ़ करो, इस घर से चली जाओ रुखसत होकर, वरना मासी की ज़िंदगी गुजारोगी। हम सब की खिदमत करके शुक्र अदा करो, ऐसा घराना मिला कि जहाँ 2 वक्त की रोटी मिल रही है और कुछ भी नहीं रहा। कह रहा बस इसके बदले में थोड़े सा काम करना पड़ रहा है। इस दिन मैंने देखा कि इसका चेहरा मजीद स्याह होने लगा था। शायद हमारी बातों का असर था, लेकिन इसके चेहरे पे सब्र ही सब्र मौजूद था। शायद इसी सब्र ने हम सब की ज़िंदगी में आग लगा दी। मैंने अम्मी को लड़की ढूंढने के मिशन पर लगा दिया और ठीक 2 हफ्ते बाद मैंने इन्हें खुद बता दिया कि मैं अपने ऑफिस की लड़की सानिया से शादी करूँगा, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ये जानने के बावजूद भी कि मेरी शादीशुदा हूँ, मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। ये खबर सुनते ही समरीन पहली बार मेरे सामने खड़ी हो गई और कहने लगी कि आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपकी बीवी हूँ और मेरी इजाज़त के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। तब मैंने आगे बढ़कर इसके गाल पर 2-3 थप्पड़ लगा दिए और कहा कि ये मेरी ज़िंदगी है, मेरा फैसला है। इसके बाद वो कभी मेरे सामने खड़ी ना हुई और ना ही मुंह से कोई लफ्ज़ निकाला। बस जैसा मैं कहता वैसे ही करती जाती। कभी तो मैं इसकी सादत से बेजार हो जाता। सच तो ये है कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। मेरे साथ भी यही मामला था। सानिया बहुत हसीन थी, मेरे साथ इसकी जोड़ी बनकर बहुत खूबसूरत लगी।
यहाँ तक कि मैं भी ख़ानदान का हसीन तरीन लड़का था, लेकिन समरीन मेरे नसीब में लिख दी गई थी। फिर मैंने अपना नसीब बदला और अपनी ज़िंदगी में सानिया को ले आया। सानिया ने खुले दिल का मुजाहरा करते हुए मुझे कहा कि वो समरीन के साथ गुजारा कर लेगी। वैसे भी इससे मेरी बातों से पता चल गया था कि समरीन सब्र करने वाली लड़की है, लेकिन जल्द ही सानिया का सब्र जवाब दे गया और इसने मुझे साफ साफ कह दिया कि अब समरीन की इस घर में कोई जगह नहीं बनती, चनाचा तुम इसे तलाक दे दो। जब सानिया ने मुझे ये कहा तो समरीन मेरे कदमों में गिर गई और कहने लगी, आप मुझे तलाक मत दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मेरा दुनिया में कोई नहीं। इसके वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था और वालदा तो बचपन में ही फौत हो चुकी थी। इसकी बात सुनकर न जाने क्यों मेरे दिल में थोड़ा सा रहम आ गया। मैंने कहा कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दे रहा, लेकिन इस घर में तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकती, इसलिए मैंने फैसला किया है कि एक किराए का मकान लेकर देता हूँ, इसमें तुम रहो और जैसे ज़िंदगी गुजारना चाहती हो गुजारो। मैं कभी भी तुमसे मिलने आ जाया करूँगा। इस दिन इसने जिस नज़रों से मुझे देखा वो नज़रें मुझे आज भी याद हैं। जिसकी नज़रें मुझे चीरती हुई महसूस हुई, अपने जिस्म के आर पार महसूस हुई। इंतहाई दर्दनाक नज़र इसने मुझ पर डाली और खामोशी से अपने कमरे में जाकर अपना सामान समेटने लगी। मैं और सानिया हाल में बैठे एक दूसरे के साथ गप्पे लगाकर खूब हंसी मजाक कर रहे थे। इस दौरान वो कमरे से निकली, सूटकेस इसके हाथ में मौजूद था। मुझे कहने लगी, क्या मुझे यहाँ छोड़कर आना चाहते हैं? छोड़ आइए, लेकिन ये याद रखें कि पलट कर आपको मेरे पास ही आना है। इसकी बात सुनकर मैंने और सानिया ने एक दूसरे की तरफ देखा और मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसने लगे। मैंने इंतहाई तंज और तकब्बर से इससे कहा कि मैं तुम्हारे पास कभी भी नहीं आऊँगा। तुम्हारे पास है ही क्या? तुम्हारा आधा जला हुआ चेहरा, तुम्हारे पास दौलत नाम की कोई चीज़ नहीं, हुसन हुसन तो तुम्हें छू कर भी नहीं गुजरा। सानिया की मौजूदगी में मैंने जब इसे इतनी बातें सुनाई तब पहली बार जिंदगी में इसकी आंखों में आंसू तैरते हुए नजर आए। मैंने सानिया से कहा कि आज रात हम बाहर डिनर पर जाएंगे। मैं बाहर आ गया और किराए का जो मकान मैंने सानिया के बताने पर किराए पर लिया था इसे वहां छोड़ा। पलट कर फिर नहीं देखा, ना इसने मुझसे कोई बात की। इसे वहां पहुंचा कर मुझे लगा कि मैंने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया हो। मेरे कंधों से मिनटों में बोझ उतर गया हो। अब जिंदगी पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई। अब मुझे समरीन की भी कोई फिक्र नहीं थी। इसे मैंने एक जगह डाल दिया, वो पशे पुष्ट चली गई। बस तलाक नहीं दी थी, लेकिन सारे काम इलादगी वाले ही किए थे। जिंदगी बहुत ज्यादा खुशगवार हो गई। सानिया के संग जिंदगी के हसीन दिन शुरू हो गए और अब मैं अपने आप को कोसने लगा कि मैंने ये कदम पहले क्यों नहीं उठाया। लेकिन चलते मुझे कुदरत बताने वाली थी कि क्या सही था और क्या गलत। मैंने किस पर जुल्म किया और किसका साथ देकर गलत किया। शादी के 15 दिन सुकून से गुजर गए। मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई और मैं सानिया को बख्त और करार देने लगा। लेकिन जल्द ही मेरी ये खुशी जाग बन कर बैठ गई जब मुझे पता चला कि मेरे ऑफिस में मुझे अभी नौकरी मिली थी आग लग गई है और मेरी नौकरी चली गई। सानिया का रद्द-ए-अमल बहुत ज़्यादा अजीब था। इसने मुझे साफ साफ कह दिया कि आप जल्द अज जल्द कोई दूसरी नौकरी तलाश करें, वरना मैं आपके साथ गुजारा नहीं कर सकती। मेरे बहुत से खर्चे आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। वो हसीन थी तो इसके खर्चे भी ज़्यादा थे। अपने हुस्न का ख्याल रखना इस पर जचता भी था। मैंने इसे यकीन दिया कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा उदास हो गया। ऐसे वक्त में मुझे समरीन नहीं याद आई। अम्मी ने जब मुझे कहा कि 15 दिन हो गए हैं, अब घर के खर्चे के पैसे भी ख़त्म हो गए, तब मैंने फ़ौरन से समरीन के पास गया और इसे सारी सूरत हाल बताई। इसे तो ये सोच कर ही सुकून मिला था कि मुश्किल वक्त में सही मैंने इसे याद किया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि मैं इंतहाई खुदगर्ज इंसान हूँ, सिर्फ अपने मतलब के वक्त ही इसको याद करता हूँ। इसने मुझे अपनी जमा पूंजी में से कुछ पैसे दिए और कहा कि घर में ख़त्म होने वाले राशन की मद में खर्च कर दीजिएगा। मुझे खुशी होगी, मैं आपके कुछ काम आ सकी। इस वक्त मुझ पर उदासी छाई हुई थी, इसलिए इसका शुक्रिया अदा किया। इसके साथ अच्छा सा दिन गुजरा और घर आ गया। घर आया तो सानिया ने मुझसे पूछताछ शुरू कर दी, चीखने चिल्लाने लगी और कहने लगी, आप समरीन के पास से होकर आए हैं, यानी आप अभी भी आपके दिल में इसके लिए नरम गोशा है। मैं अब इससे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, चनाचा आप इसे तलाक दे दें। इसकी बात सुनकर मैंने इससे कहा कि मैं इससे पैसे लेने गया था, इसने तुम्हारी तरह मुझे धत्कारा नहीं, बल्कि पैसे पकड़ाए और कहा कि जब भी ज़रूरत हो मुझसे पैसे ले लीजिए। मेरी बात सुनकर सानिया ठिठक गई और कहने लगी, इसके पास पैसे कहाँ से आए? आपने पूछा नहीं? सारा दिन अकेली रहती है, अल्लाह जाना क्या करती है। वैसे कहाँ से आए आखिर इसके पास? इसने मेरे दिमाग में ये बात डाली तो मुझे फ़ौरन हत्थे से उखड़ गया और कहने लगा कि अपनी ज़ुबान संभाल कर बात करो। मैंने 2 साल इसके साथ गुजारे, वो ऐसी हरगिज़ नहीं, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि सानिया के ये वार मेरे दिल में जाकर लग गया और आगे जाकर अपना शिकार करेगा।
खुदा खुदा करके मुझे नौकरी मिल गई, लेकिन तनख्वाह इंतहाई कम थी। सानिया के ताने अब शुरू हो गए और ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। वो बार बार मुझसे यही कहती कि मेरे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, मेरे खर्चे पूरे नहीं हो रहे। मुझे हाथ तंग रखने की आदत नहीं, मेरा हाथ इंतहाई खुला था। अब आपने तंग कर दिया। जब मैं इसे समझाता कि समरीन से कुछ सबक सीखो और तंगी में रहना सीखो, मुझे कभी कभी लगता कि मैंने सानिया से शादी करके गलती कर दी। लेकिन अपनी इस गिल्ट को मैं छुपाना सीख गया और खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। दिन यूं ही गुजरने लगे। जिंदगी में जो पहली सी खुशी थी अब कहीं मकसूद हो गई, और ये मेरे अपने हाथों से कमाई थी। एक रोज तो हद हो गई। मैं समरीन से मिलकर आ रहा था तो सानिया ने घर में शोर मचा दिया कि अभी इसे तलाक दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। इसने मुझे इतना प्रेशराइज किया कि मैंने इसे यकीन दिलाया, मैं इसे एक ना एक दिन जरूर तलाक दूंगा। तुम्हारी जैसी हसीन लड़की मेरे साथ जचती है, और वाकई में यही बात थी। अब मेरी नौकरी में मेरी तरक्की हो गई, और दिन पहले जैसे तो नहीं, लेकिन कुछ बेहतर हो गए। यहाँ तक कि एक दिन सानिया बाजार से कुछ सामान खरीदने गई। जब वापस आई तो इसने मुझसे ऐसा कुछ कहा कि जिसे सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। मैं फौरन से उठकर समरीन के पास चला आया। मुझे वहां देखकर बहुत खुश हुई कि पूरे 1 महीने बाद इससे मिलने आया। वो कहने लगी, आपका इंतजार कर रही थी, आप काफी दिनों बाद आए हैं। मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करती हूँ, लेकिन अब हम अकेले नहीं रहेंगे। वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी, लेकिन मेरे दिमाग पर इसकी खुशी थोड़े मारने लगी, और मैंने आगे बढ़कर इसका मुंह अपने हाथों में दबोच लिया। कहने लगा कि तुम मेरी नाक के नीचे जो कुछ कर रही हो मुझे अच्छी तरह मालूम है। इसने मुझे देखा कि मैं इंतहाई तैश में हूँ तो फौरन अपने आप को छुड़ाकर पीछे हो गई और कहने लगी कि आप मेरी बात सुन ले, आप क्या कह रहे हैं, मुझ पर तशद्दुद ना करें। तो मैंने कहा कि कल हॉस्पिटल क्यों गई थी, किस वजह से गई थी, क्या गुल खिला रही हो? सानिया ने तुम्हें वहां देख लिया तो मैं अल्ट्रासाउंड करवा रही थी। आखिर क्या चल रहा है? तब इसने बताया कि मैं उम्मीद से हूँ, ये बच्चा आपका है। मैं आपको खबर देने वाली थी, लेकिन पूरा 1 महीना बाद आप मेरे पास आए। आपने मुझे कह दिया तुम कभी भी मेरे घर में ना आना, फसाद मच जाएगा और आप मुझे तलाक दे देंगे। इसलिए मैं घर में आकर आपको ना बता सकी। फोन आप मेरा उठाते नहीं, तो आप खुद बताएं मैं आपको किस तरह ये इतला पहुंचाऊं। आज जब आए तो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैंने इसकी एक ना सुनी, इस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। इससे तशद्दुद का निशाना बनाया, इसे धक्का दे दिया और साफ साफ कह दिया कि मेरा बच्चा नहीं, तुम न जाने क्या कुछ करती हो, अकेली रहती हो, न जाने क्या कुछ कुल खिलाकर इस बच्चे को दुनिया में लाई हो। इसे मेरा बच्चा बनाकर मेरे खून में मिलावट करोगी। मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। मैंने इसे इसी वक्त तलाक दी और पीछे पलट कर भी न देखा। जाते हुए इसके अल्फाज मेरे कानों में पड़े, जो कुछ आपने मेरे साथ किया, आप इस दिन पर एक दिन जरूर पछताएंगे, लेकिन तब आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। आपने मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया आज तक, आप इस बात को याद रखना। लेकिन मैंने कुछ ना सुनी। घर आकर मैंने फखर से सानिया को बता दिया कि इस हराम की औलाद को अपने पेट में पाल रही है, मैंने इसे तलाक दे दी। ये बात सुनते ही सानिया तो खुशी से पागल हो गई और मुझे गले लगा लिया। कहने लगा, तुम दुनिया के सबसे अच्छे शोहर हो, अगर इसी तरह मेरी बात मानते रहे तो हमारा रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ निभाऊंगी। सानिया की बात ने मेरे अंदर एक खुशी से भर दी। मैं इसके पिछले तमाम रवैयों को भूल गया, समरीन के तमाम अच्छे रवैये मिट्टी में मिला दिए और इसे इसकी वफादारी की सजा देकर आ गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि समरीन की अर्श तक जाएगी। अब मेरे बुरे दिन शुरू होने वाले थे। मेरी नौकरी पर 4 साल मुकम्मल होने की सूरत में मुझे वहाँ मैनेजर बना दिया गया, और इस खुशी की खबर को मिठाई खरीद कर मैंने सानिया के साथ बांटना चाहा। मिठाई की दुकान पर पहुंचकर जैसे ही मिठाई खरीद कर बाहर निकला तो एक तेज रफ्तार गाड़ी ने मुझे कई फुट हवा में उछाल कर जमीन पर ला पटका। मैं बुरी तरह हादसे का शिकार हो गया और मिठाई जमीन पे जाप जाप बिखर गई, मेरे खून में रंग गई। तब मुझे अंदाजा हुआ कि जिंदगी बदलती है तो किस तरह बदलती है, एक लम्हा नहीं लगता। जब ये खबर सानिया तक पहुंची तो वो काफ़ी देर तक रोती रही। मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, मेरा ऑपरेशन किया गया। इसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा रकम की ज़रूरत थी। कर्ज लिया गया और मेरा ऑपरेशन करवा के मुझे घर ले गए। अम्मी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, परेशान थी और बार बार मेरा ख्याल रखने की कोशिश करती, लेकिन जो हकीकत थी वो हकीकत थी। मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने पाँव से महरूम हो गया, मजबूर हो गया था और चलने फिरने से कासर था। डॉक्टर ने कोई उम्मीद नहीं दिलाई थी, कहा था ये हमेशा वैसे ही रहेंगे, इनकी बेहतरी की कोई चांस नहीं, तो चनाचा अब इन्हें घर ले जाएं। अब इन्हें अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ की आदत डालनी नहीं चाहिए और व्हील चेयर पर ही मैंने सारी ज़िंदगी गुजारनी होगी। ये सुनकर मुझे लगा कि मुझे किसी ने 7वें आसमान पर पहुंचाकर एकदम से धक्का दे दिया और मैं ज़मीन पर गिर कर रेजा रेजा हो गया हूँ।
शुरू शुरू में तो सानिया का रवैया मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छा था। वो मेरा ख्याल रखती, आंसू बहाती, लेकिन एक माजूर इंसान के साथ कोई कब तक हमदर्दी ज़ाहिर करता है, चाहे वो इसकी सगी बहन, सगा भाई या फिर बीवी ही क्यों ना हो। औलाद तो बहुत दूर की बात है, सब लोग छोड़ जाते हैं। मेरी माँ मेरा अभी तक ख्याल रख रही थी, लेकिन वो अब बूढ़ी हो चुकी थी और थक जाती थी, तो सानिया मेरा ख्याल रखती। आखिर बिस्तर पर पड़े पड़े भी तो मुझे 3-4 महीने गुजर गए थे, और इन 3-4 महीनों में सानिया का सब्र जवाब दे गया। एक बार मैं सोया हुआ था कि अचानक आंख खुली, सानिया मेरे पास बैठी फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। कह रही थी कि अब इससे पीछा छुड़ाना ज़रूरी हो गया है, हर वक्त बिस्तर पे पड़ा रहता है, ज़रा भी कोशिश नहीं करता, यहाँ तक कि इसके गंदे कपड़े भी मुझे धोने पड़ते हैं। इतने ऊंचे लंबे मर्द को वॉशरूम ले जाना एक अलग मसला है। चनाचा मैं इससे तलाक लेने लगी हूँ। और तुम्हें मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे पेट में पलने वाला ये बच्चा तुम्हारा है। ज़ाहिर है मेरे शोहर का तो नहीं हो सकता, वो तो माजूर हो गया है, इस काबिल ही नहीं कि मुझे औलाद की खुशी दे सके। इसलिए मैं कल ही इससे खुला के केस दायर कर दूंगी। वैसे भी एक माजूर शख्स के साथ कोई कितना अरसा गुजार सकता है। इसकी बात सुनकर मुझे लगा जैसे मेरे पूरे जिस्म पर किसी ने छुरियां चला दी हों और इसे जा बजा जख्मी कर दिया हो। क्या कोई इस कदर संगदिल भी हो सकता है? वो मेरे पलंग पर मेरे ही घर में मेरे पास बैठकर मेरे खिलाफ बातें कर रही थी और ये कह रही थी कि मैं इससे तलाक लेने लगी हूँ। अब मेरा इसके साथ गुजारा मुश्किल है। मैंने सोने की भरपूर एक्टिंग की और एक मर्द होते हुए भी कुछ ना कर सका। इसने जैसे कहा था वैसा कर दिखाया। इसने तलाक के लिए केस दायर कर दिया और फैसला 2-3 दिनों में ही इसके हक में आ गया। यूं वो मुझे अलविदा किए बगैर ही सामान लेकर घर से चली गई। इसने वो सोना भी लेना मुनासिब समझा जो मैंने इसे तोहफे के तौर पे दिया था। हमारे लिए यानी मेरी बूढ़ी माँ और मेरे लिए कुछ न छोड़ा। अब हम दोनों एक दूसरे के रहमो करम पर थे। मेरी माँ की कमर भी झुक गई, वो चलने फिरने से तकरीबन माजूर थी, और मैं तो बिल्कुल बेबस और लाचार सा था। इसके जाते जाते हम पर इतना एहसान किया कि हम दोनों के लिए एक नर्स का एहतमाम किया और कहने लगी कि इसके पैसे भी कभी कभी अदा कर दिया करूँगी, और तुम्हारे नाम पर एक अकाउंट खोल दिया है, इसमें पैसे जमा करवा दूंगी, घर का खर्चा चलता रहेगा। इतना एहसान तो तुम पर कर ही सकते हैं। मुझे इसकी भीख मिलते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर आग लगा दी हो, लेकिन मैं बिस्तर पर पड़ा बेबस लाचार माजूर था, कुछ नहीं कर सका। इस दौरान मुझे जिसकी याद सबसे पहले आई वो समरीन थी। मुझे पता चल गया था कि मेरे साथ ये सब क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने एक इंतहाई साबर लड़की के साथ बहुत बुरा जुल्म किया। इसे इस वक्त तलाक दी जब इसने मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब वो मेरी औलाद को जन्म देने वाली थी। लेकिन मैंने इस वक्त सानिया की बातों को सच्चाई पर मबनी जान लिया और हमेशा हमेशा के लिए इसे छोड़ दिया। आज दुनिया मकफ़ात अमल है। मैंने जो समरीन के साथ किया, सानिया ने मुझे वही सब कुछ लौटाया। इंसान जो बोता है वही काटता है। आज मेरा डॉक्टर के पास चेकअप था और मेरा मेल नर्स मुझे डॉक्टर के पास ले गया। वहाँ चेकअप के दौरान मुझे एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई दी। वो हो समरीन जैसी थी। मैंने इसे जानने के लिए क्या ये वाकई समरीन है, हल्की सी आवाज़ में समरीन पुकारा तो इसने पलट कर देखा। तब मेरे बदतरीन खदशे की तस्दीक होगी, ये समरीन ही थी, जिसके हाथ में एक बहुत खूबसूरत सा बेटा था जो हो बहू मेरा था। हो ना हो ये मेरा ही बेटा हो सकता है, मेरे दिल में ख्याल लपका। मैंने मेल नर्स से कहा कि वो इस लड़की को बुला भेजे। इसने जाकर इससे बात की। इसने मुड़कर मुझे देखा और हैरत के समुंदर में गोता जान हो गई। छोटे छोटे कदम उठाती मेरे पास आई। मैं कुछ भी ना कह सका, बस शर्मिंदगी से नजरें झुका ली और दोनों हाथ जोड़ दिए। मैंने इससे कहा कि तुमने ठीक कहा था, मैं ज़िंदगी में एक बार तुमसे ज़रूर मिलूंगा। इस वक्त मुझे पछतावा ही पछतावा होगा। आज ये बात सच साबित हो चुकी है। इसके चेहरे पर अभी भी वो निशान था जिससे काफ़ी हल्का हो चुका था, पहले से ज़्यादा हसीन नजर आ रही थी। मैंने तुमसे हर मुमकिन हद तक निभा करने की कोशिश की, लेकिन तुमने सब कुछ अपने हाथों से बर्बाद किया। कहाँ है तुम्हारी बीवी? इसने जब ये सवाल किया तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ आंसू थे। वो मुड़कर जाने लगी तो मैंने पूछा, क्या ये मेरा बेटा है? इसने मेरी तरफ देखा, नफी में सर हिलाया और कहा, जब तुमने मुझे तलाक दी थी, साथ तशद्दुद भी किया था, मेरी पहली औलाद इसी में इंतकाल कर गई थी। मेरे पेट के अंदर ही ये मेरी दूसरी शादी से होने वाला बच्चा है। अब कभी भी मुझे इस तरह आवाज़ मत देना, मैं अपने शोहर के साथ बहुत खुश हूँ। अल्लाह ने मुझे मेरे सब्र का सिला दिया। मैं जहाँ कहीं भी हूँ खुश हूँ और तुम्हारी भी दवा देती हूँ कि जल्द तुम्हारी आजमाइश में ख़त्म हो जाए। ये कहकर वो पलट गई और मैं इसे खुद से दूर जाते देखता रहा। ज़िंदगी किस कदर जल्दी बदल जाती है और इंसान को इसका अंजाम दुनिया में ही दिखा देती है। मेरे साथ भी यही हुआ था।
میں اپنے انجام کے ساتھ وہیل چیئر پر اسے جاتا دیکھتا رہا اور سوچنے لگا کہ جوہری کو ہی سونے کی پہچان ہوتی ہے۔ سمرین جیسے ہیرے کو بہترین جوہری مل گیا۔